करते हैं हम लोग अपने यूनिट नंबर 11 के एमसीक्यूज को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट क्या है फाइनेंशियल ईयर 2022 में एनएसओ के प्रोविजनल एस्टिमेट से। दोस्तों देखिए, एनएसओ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है भारत का, इन्होंने प्रोविजनल एस्टिमेट रिलीज किया था कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जो हमारा प्रोविजनल एस्टिमेट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो है दोस्तों 8.7%। कितना है? 8.7%। तो ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट था। देखिए यही है किसके लिए? फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। और फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए कितना था, तो वो भी मैं आपको बता दूं। फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए था ये 6.6%। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट है जो कि इंडियन भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड किया गया, कब से? फाइनेंशियल ईयर 2007 से 2008 के बाद से। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2007-8 के बाद ये जो हमारा 8.7% ग्रोथ रेट है, ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। और इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं? देखिए, ग्रोथ रेट होने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होना। बाकी जो ऑप्शंस हैं 6.9 कंट्रैक्शन, वो गलत है। सो रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। सो नेक्स्ट रेस्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा 6.9% कॉन्ट्रैक्शन। तो 6.9% कॉन्ट्रैक्शन जो है दोस्तों, वो हमारा ग्रोथ रेट था भारतीय अर्थव्यवस्था का फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ये तो 6.9% है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 8.9% ग्रोथ। तो 8.9% ग्रोथ जो है ग्रोथ रेट है इंडियन इकोनॉमी का क्वार्टर फोर। यदि क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो 8.9% का ग्रोथ है। और 8.7% का जो ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है। दिस इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट, नॉट द एक्चुअल ग्रोथ रेट। So there is a difference between projected growth rate and actual growth rate. Hopefully you have understood this particular concept. Now let's come to the next question. आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू IMF अप्रैल 2022 टू 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो 2022 का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, इसके अनुसार IMF का जो इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, इसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट कितना है 2022-23 के लिए। ये देखिए यहाँ पे कीवर्ड क्या है? प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट। तो दोस्तों सही जवाब है इसका 8.9% ग्रोथ। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दूँ। देखिए जो हमारा IMF का जो अप्रैल का 2022 का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, शॉर्ट में जिसे हम लोग WEO कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रोजेक्ट करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 8.9% से ग्रो करेगी। कब? फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। तो दोस्तों देखिए IMF का जो जनवरी का फोरकास्ट था, ये दोस्तों कब का फोरकास्ट है? अप्रैल का फोरकास्ट है। जनवरी का जो फोरकास्ट था उसमें कहा गया 9.1% ग्रोथ, राइट, 9.1% ग्रोथ। तो IMF ने बहुत सारे फैक्टर्स को साइड किए क्यों ये डाउनवर्ड हुआ। पहले 9.1 बताया, फिर 8.9 बताया। तो ये जैसे कि यूक्रेन में वार आना, आप जानते होंगे यूक्रेन वार, ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न था। जो यूक्रेन वार आया तो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ा, तो कमोडिटी प्राइसेस का इफेक्ट पड़ता है हमारे ग्रोथ रेट पे। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स द IMF है साइटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। जैसे आपके यहाँ देख सकते हैं 8.7% ग्रोथ। दोस्तों 8.7% ग्रोथ जो है एक्चुअल ग्रोथ रेट है भारतीय अर्थव्यवस्था का फाइनेंशियल ईयर 2022 में, ये एक्चुअल ग्रोथ रेट है। 6.8% दोस्तों ये भी प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है इंडियन इकोनॉमी का। ऑप्शन डी 6.6% कॉन्ट्रैक्शन, ये ग्रोथ रेट है इंडियन इकोनॉमी का फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि IMF का जो अप्रैल का 2021 का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट था वो कितना था। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट है ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एंड फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इन जनवरी 2022 ग्लोबल इकोनॉमिक आउट रिपोर्ट, क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? आइए समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैव बीन एक्सप्लेन हियर। पूछा जा रहा है दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रोजेक्ट किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट कितना होगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 में और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। ठीक है, तो देखिए इसको मैं समझाता हूँ। देखिए वर्ल्ड बैंक का जो जनवरी का वर्ल्ड बैंक का जनवरी 2022 का जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है,
ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है इसने प्रोजेक्ट किया था, इंडियन इकोनॉमी 8.7% से ग्रो करेगी। कब? फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बीच में। और यही हमारी इंडियन इकोनॉमी 6.8% से ग्रोथ करेगी। कब? फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बीच में। ठीक है, ये दोस्तों प्रोजेक्शन है। तो ये स्लाइट अपवर्ड रिवीजन था वर्ल्ड बैंक का, जो वर्ल्ड बैंक ने अक्टूबर में फोरकास्ट किया था, अक्टूबर 2021 में फोरकास्ट किया था, राइट। तो उन्होंने फोरकास्ट किया था कि 8.5% ग्रोथ रेट रहेगा 22-23 में, और उसके बाद 6.6% रहेगा 23-24 में। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये तो हमारा अक्टूबर 2021 का फोरकास्ट, आप यहाँ देख सकते हैं बढ़ गया, 8.5 की जगह 8.7 इन्होंने किया, और 6.6 की जगह 6.8% किया। तो ये जो अपवार्ड रिवीजन है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आपका जो इंडियन इकोनॉमी है इसका स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस होना फाइनेंशियल ईयर 2021 के सेकेंड हाफ में, और एक्सपेक्टेड रोल आउट ऑफ द गवर्नमेंट PLI स्कीम। तो बाकी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, जैसा कि ऑप्शन नहीं करा 8.9% ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2022 से 6.8% ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2022 से। तो ये IMF का फोरकास्ट है। ये जो ऑप्शन है लिखा हुआ 8.9%, ये किसका फोरकास्ट है? IMF का, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा ऑप्शन बी कर रहा है दोस्तों, सो 8.7% ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, so hopefully this explanation is correct. Option number B is the correct answer. Now let's see the next question that we have. Next question में पूछा जा रहा है दोस्तों कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है सक्सेसिव कोविड वेव का इंडियन इकोनॉमी में, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पे कोविड वेव का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। दिस इज द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड। तो आइए जरा ऑप्शन को देखते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पूछा जा रहा है कि बूस्ट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी हमारी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था आर्थिक गति है उसमें बूस्ट मिला है, यानी कोविड वेव के कारण। ऑब्वियसली रॉन्ग है। नेक्स्ट इज अ प्रोफाउंड एंड वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक स्लो डाउन, मतलब एक इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। डिक्रीज इन गवर्नमेंट डेट, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी। दोस्तों सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफाउंड एंड वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए इकोनॉमिक स्लो डाउन, तो देखिए सक्सेसिव कोविड वेव का प्रोफाउंड और वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट पड़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था पे। पहला वेव जो आया था कोविड-19 का, वो आया था 2020 में। इस कारण से दोस्तों हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ गया, राइट। इट काउजेज कॉन्ट्रैक्शन इन द इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी, शार्प कॉन्ट्रैक्शन। तो इस कारण से दोस्तों GDP ग्रोथ रेट फॉल टू 24.4%। तो GDP ग्रोथ रेट कितना पे आ गया? 24.4% पे आ गया अप्रैल में। फर्दर हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन हुआ, तो GDP ग्रोथ रेट जो है 24.4% से -7.3% तक चला गया था अप्रैल जून क्वार्टर में। फिर दोस्तों सक्सेसिव कोविड वेव जो आया, सक्सेसिव कोविड वेव का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था सभी सेक्टर, भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर पे, चाहे एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, ट्रेड हो। तो इस पैंडेमिक के कारण दोस्तों हमारा अनएम्प्लॉयमेंट में शार्प इंक्रीज हुआ। देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड लाइक अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट रेज टू 23.6% इन अप्रैल 2020। तो भारतीय सरकार ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं ताकि कोविड-19 के इम्पैक्ट को कम कर सकें, लाइक और ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है दोस्तों कोविड-19 पैंडेमिक के कारण काउज हुआ, इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द इंडियन इकोनॉमी। Is what measures have the financial authorities and the RBI taken to respond to the economic slowdown caused by COVID? बताइए क्या क्या मेजर लिया गया है फिजिकल अथॉरिटी के द्वारा, और आरबीआई ने क्या मेजर लिया है ताकि इकोनॉमिक स्लो डाउन को रिस्पॉन्ड कर सके। पहला ऑप्शन कर रहा है कि रिजिड फिजिकल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, गलत, बिल्कुल गलत। ये रिजिड फिजिकल पॉलिसी से थोड़ी ये तो होगा ही नहीं। दूसरा कर रहा है कि डिक्रीजिंग सपोर्ट टू वेनरेबल ग्रोथ, ये भी गलत है। इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबल फिजिकल सपोर्ट, ये भी सही है। या तो आप फ्लेक्सिबल फिजिकल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करो एंड प्रोवाइड ग्रेटर सपोर्ट टू वनरेबल ग्रुप्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Now let's see the next question.
Next question is why some of the economic issues, what are the some of the economic issues faced by India according to the statement. So भारत में कौन कौन से मेन इकोनॉमिक इश्यूज हैं जो कि फेस किए जाते हैं. ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग डिमांड, जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिक्रीजिंग कोविड इन्फेक्शन, दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन बी इज क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड chronic unemployment and so friends, to the context of this particular question, correct answer is our dependence on agriculture, poor humanity, poor human capital adequacy, and the third is rising government debt. So these are the three important points. Now let's see the next question. What percent of rural population was below the poverty line according to the Planning Commission of India's 2011 to 2012 estimate. यानी प्लानिंग कमीशन का जो 2011-12 का एस्टिमेट है, इसके अकॉर्डिंगली रूरल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज जो है पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं. सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 25.7%. यानी 25.7% जो हमारे रूरल पॉपुलेशन है इनका परसेंटेज है जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, और ये एस्टिमेट हमारा 2011-12 का है. Next question is why are rural poverty rates higher than urban poverty rates in India? रूरल पॉवर्टी रेट्स हायर क्यों है अर्बन पॉवर्टी रेट से भारत में? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, वीक लेबर मार्केट एंड ऑल ऑफ द अबव. सो रूरल पॉवर्टी रेट्स इज हायर. व्हाट आर द रीजन बिहाइंड रूरल पॉवर्टी होता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि रूरल पॉवर्टी रेट हायर होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक होना. बिल्कुल सही बात है. दूसरा है दोस्तों फूड सप्लाई इनएडिक्वेट होना, वीक लेबर मार्केट होना. यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ऑल द अबव आर करेक्ट, राइट. ऑल द अबव आर करेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा एक मेजर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है? राइट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. तो देखिए ऑप्शन को देखते हैं. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, जीएसटी. तो जो हमारा जीएसटी है ये एक मेजर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है भारत में, बाकी सभी के सभी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों हमारे ऐप का आपको फॉर्मेट में शो कर देता हूँ. आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लें, JIVNCIV मेड सिंपल. इस पर क्लिक करें, आपको OTP आएगा, OTP को इंटर करें और दोस्तों आप लॉगिन कर सकते हैं. बहुत सारे कंटेंट फ्रीली अवेलेबल हैं, आप फ्री मटेरियल सेक्शन में जाकर देख सकते हैं जिसमें टेस्ट, PDF, क्विजेज अवेलेबल हैं और हमारे पास प्रोग्राम्स भी हैं जिनको कि पेड प्रोग्राम्स हैं जिसका आप हेल्प ले सकते हैं. फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम था जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है रूरल हाउस होल्ड को वेज एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से. सो आपको बताना है कि वेज एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से वो कौन सा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम था जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है रूरल हाउस होल्ड को. तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IRDP. दूसरा है जवाहर समृद्धि रोजगार समृद्धि योजना. नेक्स्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एंड ऑप्शन डी इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रूरल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज जो है वो पॉवर्टी लाइन से बिलो है 2011-12 में अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया. यानी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार 2011-12 में बिलो द पॉवर्टी लाइन कितने परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन है? 13.7%, 25.7%, 38.4%, 51.2%. सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज 25.7%. एज पर द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया 2011-12 में जो भी रूरल पॉपुलेशन यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनका 25.7% जो जनसंख्या आबादी है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर रूरल पॉवर्टी रेट हायर देन द अर्बन पॉवर्टी रेट इन इंडिया. भारत में दोस्तों जो हमारे रूरल एरिया में पॉवर्टी रेट है वो अर्बन एरिया की पॉवर्टी रेट से हायर क्यों है? पहला ऑप्शन कह रहा है क्योंकि हमारे पास डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि हमारे पास फूड सप्लाई एडुकेट नहीं है, एडुकेट फूड सप्लाई. तीसरा कह रहा है कि लेबर मार्केट का स्ट्रांग होना और चौथा ऑप्शन कह रहा है बोथ ANC. So, what are the reasons rural poverty rate why it is higher?
करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस कारण से। प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजर चैलेंजेस क्या क्या है? करप्शन, लैक ऑफ रिसोर्स, पॉवर्टी एरेडिकेशन, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ऑप्शन सी पॉवर्टी एरेडिकेशन। यदि आप इस तरह के कंटेंट चाहते हैं पूरे जेआईवी के कंप्लीट सिलेबस के लिए, तो हमारे पास एक जेआईवी का बाइलिंगुअल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जिसके अंदर आपको मिलता है पीडीएफ, वीडियोस, मॉक टेस्ट और प्लस कैप्सूल कंटेंट। ये 8 महीने के लिए वैलिड होता है। इसमें 1300 से ज़्यादा लर्निंग मटेरियल है, कुछ फ्री कंटेंट भी है सैम्पल के रूप में, जिसमें आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इसका लिंक के नीचे अवेलेबल है। इसका कॉस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके अंदर आपको मिलता है यूनिट वाइज थ्योरी एंड एमसीक्यूज पीडीएफ, सभी यूनिट का शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स थ्योरी के फॉर्मेट में, और मिलता है आपको हर एक यूनिट का लगभग 50 से 100 एमसीक्यूज़, यानी कुल मिलाकर 2000 से 3000 एमसीक्यूज़ होते हैं पर सब्जेक्ट। उसके बाद आपको मिलता है यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस केवल थ्योरी का ही नहीं, एमसीक्यूज़ का भी वीडियो मिलता है, ताकि आप एमसीक्यूज़ को भी समझ सकें, क्या आपका लॉजिक अप्लाई करना है, क्या आपका तरीका होना चाहिए। उसके बाद आपको मिलता है मॉक टेस्ट यानी कि क्विजेज मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है, और आपको मिलता है यूनिट वाइज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, और उसके लास्टली आपको मिलता है कैप्सूल कंटेंट लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। तो ये 4 चीज़ आपको मिलती है हमारे बाइलिंगुअल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में, मात्र 1600 रुपये में, 1643 रुपये में। फ्रेंड्स, यदि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। यदि मान लीजिए आप INIFS के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेना चाहते हैं तो इसका कॉस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर ये 8 मंथ की 6 मंथ आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 8 मंथ तक, और इसमें 300 प्लस लर्निंग मटेरियल है। सिमिलर चीज़ आपको मिलता है थ्योरी प्लस MCQ पीडीएफ, वीडियोस, मॉक टेस्ट और कैप्सूल कंटेंट। ये 4 चीज़ें आपको मिलती हैं IFS के। सिमिलरली हमारा RBWM का भी है, सेम कॉस्ट है, सेम वैलिडिटी पीरियड है। उसी तरह हमारा AFM का है, और फाइनली हमारा PPP का है। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8292857381 पे डिटेल जानकारी के लिए, और डिस्क्रिप्शन में इन चारों कोर्स का लिंक भी अवेलेबल है। धन्यवाद।